डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc 6 सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कन्फॉर्मल मैपिंग। सबसे पहले मैंने आपको छुड़वा दिया था, ये जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, पहले हमने सब कुछ किया, इसके बाद था जो अब हम करेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कन्फॉर्मल मैपिंग सिर्फ ऐसे करके आपको कंपलसरी क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है, जो इसकी थ्योरम है वो भी आ सकती है आपके एग्ज़ाम के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसकी, ठीक है। सबसे पहले हम नॉर्मल मतलब देख लेते हैं कि कॉन्फॉर्मल हमारा क्या मतलब है, कॉन्फॉर्मल का हमारा किस तरीके से होगी कॉन्फॉर्मल मैपिंग, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या, ध्यान से सुनना, कि हमारे पास जैसे दो कर्व होंगे। सबसे पहले तो हमारे पास दो प्लेन होंगे, एक होगा हमारे पास जेड प्लेन, एक हमारे पास होगा डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। इस तरीके से दो प्लेन होते हैं हमारे पास। हमारी जैसे कर्व हैं इस तरीके से, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, ठीक है। सिमिलर इसमें भी कर्व है, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है। अब सबसे पहले तो हम कर्व के बीच का एंगल किस तरीके से निकाल सकते हैं? क्या हम ऐसे डायरेक्ट इसके कर्व के बीच का एंगल निकाल सकते हैं? नहीं, हम ऐसे दो कर्व के बीच का डायरेक्ट एंगल नहीं निकाल सकते। अगर हमें कर्व्स के बीच का एंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं कर्व की, और दो कर्व के बीच का जो एंगल होता है वो होता है दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल। सिमिलर अगर हमें डब्ल्यू प्लेन के अंदर कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है तो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, और जो इन दो कर्व के बीच का एंगल वो क्या होगा, जो इसकी टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा। मतलब अगर हमें दो कर्व के बीच का एंगल निकालना हो तो हम उनकी टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, जो उन टेंजेंट के बीच का एंगल होगा वही उन कर्व के बीच का एंगल होगा। ये कर्व C1 लगा लो, ये C2 लगा लो, ये हमने C1 डैश ले ली, C2 डैश ले ली, ठीक है, इस तरीके से। अब कब हम बोलेंगे कि जो ये इनकी मैप कर रहे हैं ये वो हमारी कन्फॉर्मल मैपिंग है? जब बोलेंगे जब हमारा जो ये वाला एंगल है वो अगर हमारा सेम हो जाए मैग्नीट्यूड के अंदर, जैसे ये α1 है, α2 है, हम इनको कन्फॉर्मल तब बोलेंगे जब हमारे इन दोनों एंगल्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। और एक इन्होंने ये बोला है कि प्रिजर्व द सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब हम या तो उसको एंटी क्लॉकवाइज देखें या क्लॉकवाइज देखें, तो जो हमारे एंगल हैं वो सेम बने, सेम तरीके से हों। अगर हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं दोनों को तो वो उसी तरीके से बने, एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो भी सेम तरीके से बने, और जो एंगल्स का मैग्नीट्यूड है वो भी सेम रहे, तो उस टाइम पे उस मैपिंग को हम क्या बोल देते हैं, कन्फॉर्मल मैपिंग, ठीक है। और मेन बात क्या थी कि हम टेंजेंट्स के बीच का, जो कर्व के बीच का एंगल हो इस तरीके से निकालते हैं उनके टेंजेंट ड्रॉ करके, और जो उन कर्व की टेंजेंट के बीच का एंगल होगा वही उसके कर्व के बीच का एंगल होगा। अगर हमारी ये एंगल सेम रहेंगे, उनके एंगल्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा तो उस मैपिंग को हम बोल देंगे कन्फॉर्मल मैपिंग। अगर आपका सिर्फ एग्जाम में ये आता है व्हाट इज़ कन्फॉर्मल मैपिंग कंपल्सरी के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करके आना है, थोड़ा वर्डिंग में लिख देंगे कि जेड प्लेन है, XY एक्सिस है, दो कर्व ले रखी हैं, टेंजेंट ड्रॉ करी, उनके बीच का एंगल है। सिमिलर डब्ल्यू प्लेन है, UV एक्सिस है, दो कर्व ले रखे हैं, उनके बीच का एंगल, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल अगर सेम है और सेम सेंस प्रिजर्व करते हैं तो वो कन्फॉर्मल मैपिंग हो जाएगी। इतना लिख के आएंगे। उसके बाद अगर आपकी फिर क्वेश्चन में, मतलब पेपर में अगर आपकी थ्योरम आती है तो फिर थ्योरम हम करेंगे। अब देखो थ्योरम क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन FZ टू बी कन्फॉर्मल, मतलब नेसेसरी और सफिशिएंट, जैसे ये बात थी हमारी अगर जनरल वे में कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है। अब अगर हमें जैसे न्यूमेरिकल पार्ट्स के अंदर अगर हमें यूज़ करना हो कि कन्फॉर्मल क्या है, तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके अंदर, हम यूज़ ये करेंगे कि हम किसी भी मैपिंग को कन्फॉर्मल तब बोलेंगे जब हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है और जो हमारा f' है वो नॉट इक्वल टू 0 है। देखो, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन FZ टू बी कन्फॉर्मल इज दैट FZ इज एनालिटिक एंड f' इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले बात, एनालिटिक क्या होता है? वैसे तो 5th चैप्टर मैंने आपको 5.1 करा रहे कि उसके अंदर एनालिटिक कराया है, फिर भी लेकिन एनालिटिक मेरी क्या होती है,
कि जिस पॉइंट पे, जैसे हम डेरिवेटिव क्या होता है, पॉइंट के ऊपर, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन कर दें तो वो होता है डेरिवेटिव। लेकिन अगर कोई फंक्शन उसकी नेबरहुड में भी डेरिवेटिव हो, डिफरेंशिएबल हो, पॉइंट पे तो हो ही, साथ में नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल हो, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन। वहाँ पे हमने एक CR इक्वेशन भी करी थी एनालिटिक फंक्शन के लिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करते करते CR इक्वेशन ही बनेगी, तब हम बोल देंगे कि जो FZ है वो एनालिटिक हो गया। एंड जब हम कन्फॉर्मल लेके चलेंगे तो हमारा FZ एनालिटिक आएगा और F' नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। ये तो थी हमारी सफिशिएंट कंडीशन कि कन्फॉर्मल लेके चलें तो FZ एनालिटिक आएगा, F' नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। फिर हम लेके चलेंगे नेसेसरी कंडीशन में, जिसमें हम ये एनालिटिक और F' नॉट इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे और मैपिंग हमारी कैसी हो जाएगी, कन्फॉर्मल। कन्फॉर्मल मैपिंग किस तरीके से आएगा, मतलब हमारे एंगल सेम आ जाएंगे, है ना, कि हम एक बार तो कन्फॉर्मल लेकर चलेंगे, हम ये दोनों चीज़ों को प्रूव करेंगे, एक बार हम ये दोनों चीज़ लेकर चलेंगे, कन्फॉर्मल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस थ्योरम के करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में आने के फुल चांस हैं इसके। ठीक है, अब हम बनाते सबसे पहले इसका डायग्राम। इसका डायग्राम समझ लिया तो आपने थ्योरम कर ली, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट में तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो हम इसका डायग्राम समझेंगे। देखो, पहले है हमारी सफिशिएंट कंडीशन, एक एक लाइन हम बुक से पढ़ेंगे और इस तरीके से डायग्राम। ये तो वही है जो हमने अभी पढ़ा था कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए, कि ये जेड प्लेन, डब्ल्यू प्लेन, जेड प्लेन में एक्सिस होंगे एक्स और वाई और डब्ल्यू प्लेन में एक्सिस होंगी यू और वी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर दो कर्व ले लिया हमने, C1 और C2 एक्स जेड वाले में, और डब्ल्यू में हमने ले लिया C1 डैश और C2 डैश। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुक से, देखो क्या बोल रखा है कि सपोज W इक्वल टू F ऑफ Z इज एन एनालिटिक इन अ डोमेन D इन द जेड प्लेन। क्या बोला है कि फंक्शन W इक्वल टू F ऑफ Z टाइप का है, उसकी डोमेन है जेड प्लेन के अंदर। हमने क्या कर लिया, लेट जेड नोट बी एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ D। हमने यहाँ से ध्यान से देखो कि C1 डैश और C2 डैश हमारी दो कर्व हैं, C1 डैश और C2 डैश। C1 डैश और C2 डैश हमारी दो कर्व हैं जो कि इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट W नोट। जो ये पॉइंट है वो उसका नाम है W नोट। ठीक है, तो हमने बोला कि हमारे पास दो कर्व हैं C1 डैश और C2 डैश, जो W नोट पे हमारी इंटरसेक्ट करती है। सिमिलर वो थे हमारे W प्लेन के अंदर। सिमिलर हमने दो कर्व ली हैं C1 और C2 जो कि इंटरसेक्ट करती है जेड नोट पॉइंट पे एट जेड प्लेन। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, जेड नोट, और ये प्लेन कौन सा हो गया, जेड प्लेन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर इसके ड्रॉ करेंगे टेंजेंट्स। देखो इस तरीके से इसका टेंजेंट बनेगा इस वाले कर्व का। ये होगा। ठीक है, जो हमारा ये C2 वाला टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा α2। देखो C2 वाला α2 और C1 वाला α1 एंगल बनाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं। जो हमारा टेंजेंट है ना, टेंजेंट वो हॉरिजॉन्टल के साथ α1 एंगल बनाएगा और C2 का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ α2 एंगल बनाएगा। ठीक है, सिमिलर हम यहाँ पे भी करेंगे, इसके टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये हो गया। ठीक है, जो हमारा C1 डैश है वो हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ β1 एंगल बनाएगा और C2 डैश है वो β2 एंगल बनाएगा। ठीक है, हमने अब कुछ नहीं किया इस डायग्राम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं और ये हमने बोला है कि ये एंगल होगा α1 और α2 और ये एंगल होगा β1 और β2। अब उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इसके अंदर जो डायग्राम है ना थोड़ा थोड़ा आपको लर्न ही करना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखो क्या लेना है कि W1 और W2 हमारे दो पॉइंट्स हैं C1 डैश और C2 डैश कर्व पे रिस्पेक्टिवली कोरोस्पोंडिंग टू द पॉइंट Z1 एंड Z2 ऑन C1 एंड C2।
मतलब जो हमारा ये वाला कर्व है उसके ऊपर हमने 2 पॉइंट लेने हैं। एक तो मतलब C1 वाले कर्व पे तो W1 पॉइंट लेना है, C2 वाले कर्व पे W2 पॉइंट लेना है। सिमिलर जेड प्लेन के अंदर C1 वाले पे हमने एक Z1 पॉइंट लेना है और C2 वाले पे Z2 पॉइंट लेना है। और हमने यहाँ पे एक कंडीशन भी अप्लाई करी है छोटी सी, कि जैसे मैं यहाँ पे Z1 पॉइंट लूँगी और Z2 पॉइंट लूँगी तो जो डिस्टेंस होगा ना Z1 और Z0 का, Z0 और Z2 का, वो क्या होगा, इक्वल होगा। देखो W1 W2 हमने लिए C1 डैश और C2 डैश पे पॉइंट्स, फिर हमने लेने हैं पॉइंट Z1 और Z2 C1 और C2 के ऊपर, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z0 इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन Z2 एंड Z0, और वो हम डिस्टेंस मान लेंगे R। तो अब हम पॉइंट्स ले लेते हैं जो हमारे इस कर्व पे हैं। एक पॉइंट वो हमने लेना है W1, तो ये हो गया हमारा W1, ये पॉइंट हमारा हो गया जैसे W2। अब जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो हम कर्व पे डिस्टेंस किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं, कोड से। सीधी बना लेना, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई मेरी तो, ठीक है। जो कर्व का डिस्टेंस है वो हम इस तरीके से तो निकालते नहीं, डिस्टेंस तो हम ऐसे निकालते डायरेक्ट। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किस तरीके से आएगा, कोड से। सिमिलर ये भी हमारी कोड हो गई, तो डिस्टेंस ये हो गया। फिर हमें क्या लेना है, C1 पॉइंट के ऊपर एक लेना है Z1 इक्वल सा लेना है डिस्टेंस, और C2 Z2। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी कोड से लेंगे, और ये हो गया हमारा इस तरीके से, ठीक है। हमने क्या किया, और हमने ये बातें लिखनी भी हैं क्वेश्चन के अंदर कि हमने ये इस तरीके से पॉइंट लिए हैं कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। अब फिर हमने क्या करना है, जैसे हमने पहले तो क्या कौन से एंगल लिए थे, हॉरिजॉन्टल के साथ जो हमारी टेंजेंट्स बना रही थी। अब हम वो एंगल लेंगे जो हमारी कोड्स बनाएंगी हॉरिजॉन्टल के साथ। देखो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम θ1 ले लेते हैं। जैसे जो हमारा ये वाला कोड का एंगल होगा वो तो हमारा क्या हो जाएगा, θ1। जो हमारा इस कोड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा θ2, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। सिमिलर हम क्या करेंगे, जो इस कोड का एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ वो हमने लेट कर लिया φ1, और इस कोड का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा वो हमने क्या लेट कर लिया, φ2। ऑल्सो अगर हमारा ये वाला मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ α1 एंगल है, ये α2 है, मतलब ये वाला α1 हो गया और ये पूरा α2 हो गया। देखो इसी तरीके से ना कि ये जो हमारा हो गया इस तरीके से, ये हो गया पूरा α1 और ये हमारा हो गया α2 एक तरीके से, और ये पूरा हो गया हमारा α1। अगर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला डिस्टेंस निकालना है इन दोनों कोड्स के बीच का, तो हम वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमने कोड के बीच का नहीं, कोड से टेंजेंट, क्योंकि हम टेंजेंट्स की बात करें, अगर हमें इन टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है इस टेंजेंट से इस टेंजेंट के बीच का, तो देखो ये पूरा तो हमारा क्या है, यहाँ से ये पूरा हमारा क्या है, इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ α1, ये वाला एंगल हमारा कितना है, α2। अगर हमें ये निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, α1 माइनस α2, तो ये बच जाएगा। तो हमारे जो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल वो कितना हो गया, α माइनस α2। सिमिलर यहाँ पे भी देखो टेंजेंट, जो ये टेंजेंट है वो β2 एंगल बना रही है, मतलब एक तरीके से ये β2 है हमारा, ये जो पूरा है ये β1 है। अगर हम इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल देखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, β1 माइनस β2। तो जो हमारा ये वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा, β1 माइनस β2। और ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया है। इस तरीके से हमें एग्ज़ाम के अंदर बना के आना है, और आप स्केल का यूज़ करेंगे अच्छे से बना के आएंगी, ओके। तो हमने इसके अंदर क्या किया था, सबसे पहले ये लिया था एक पॉइंट। अब देखो दो कर्व लिए थे, टेंजेंट ड्रॉ करी थी, एंगल लिया था। उसके बाद हमने पॉइंट लिए दो, Z1 Z2 कोड ड्रॉ करी, उनके एंगल लिए। फिर दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना आ गया था, α1 माइनस α2। सिमिलर हमने यहाँ पे भी ये किया, दो कर्व लिए, टेंजेंट्स के एंगल लिए, कोड के एंगल लिए, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल लिया, ठीक है।
और ये इस तरीके से हमारा पूरा डायग्राम बन गया था। ओके, अब जो ये इतना पार्ट है ना, ये हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं इसको, ये डायग्राम वाले। ये सिर्फ इसी तरीके से वीडियो बनाऊंगी मैं कन्फॉर्मल मैपिंग पार्ट 1, और फिर पार्ट 2 में भी मैं सारी ये करवा दूँगी आपको, वरना बहुत बड़ी हो जाएगी फिर ये वीडियो। ओके, अभी इतना मैं करके नेक्स्ट वीडियो में इतना मैं लिखे मिलूँगी, वो नहीं करवाऊँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट हम यहीं से शुरू करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा इस तरीके से पार्ट 2 करके। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।